हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बिजुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ ज्योग्राफी का पार्ट 1 लेकर, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं, और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो यदि आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या ग्रुप डी या अन्य किसी एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो यूनिवर्स से रिलेटेड होंगे अभी, और हम आज वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यूनिवर्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस रेलवे ने किस में पूछा है? आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021 शिफ्ट सेकंड में। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्य। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है द्रव्य, यानी मैटर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने मैटर या हिंदी में द्रव्य नाम दिया है। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा यानी देवयानी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक सिगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज लेमेत्रे। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे, 1927 की बात है, इन्होंने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 13.7 बिलियन वर्ष। 13.7 बिलियन वर्ष हमारा ब्रह्मांड इतना पुराना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं जिसमें महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं पादरी एबे जॉर्ज लेमेत्रे ने 1960
70 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ जिसमें पदार्थों का बिखराव हुआ और वे काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। नासा की नवीनतम खोज के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध। आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्पिलाकार। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें एक केंद्रीय बल्ज तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे या आकाशगंगा नाम दिया गया है, जिसका 80% आकार सर्पिल है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा लुब्धक। ये आकाशगंगा में एक तारामंडल नहीं है। बाकी शर्मिष्ठा, सप्तऋषि और कालपुरुष ये सभी आकाश में तारामंडल हैं। लुब्धक यानी सीरियस तारामंडल नहीं, बल्कि यह आकाश में स्थित सबसे चमकीला तारा है जो ओराइन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन, कैसियोपिया, शर्मिष्ठा आदि। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह डैश कहलाता है? भाई क्या कहलाता है इसमें से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह ब्रह्मांड कहलाता है। अरबों सितारों, अरबों तारों, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। माफ कीजिए, इसका गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह ये कहलाता है आकाशगंगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरबों तारे, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्ध मेखला जो सर्पिल आकृति की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। और भी स्टडी के बारे में जान लेते हैं। कॉस्मोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ यूनिवर्स। मनुष्य जाति का अध्ययन या मानव शास्त्र ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। और एटिमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। और एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? ये ऑप्शंस हैं, आप बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन
बंधे गैस, धूल तथा अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाशसरता के समान दिखाई देता है स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसके सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा यानी एंड्रोमेडा, जिसे देवयानी भी कहते हैं। एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती हैं, जैसे देवयानी, मंदाकिनी और NGCM 33 हैं। ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की आकाशगंगाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, उस एक्सोप्लेनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केपलर 452b। ये उस एक्सोप्लैनेट का नाम है जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। यह केपलर 452b। केपलर 452b केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला एक बाह्य ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक ने इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी 2 भी कहा है। आज ये क्वेश्चंस आपको थोड़े से टिल्ट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अगली बार से आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरियन। हंटर किसको कहा जाता है? एक नक्षत्र है जिसे हंटर कहा जाता है, ओरियन को। ओरियन नक्षत्र को हंटर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरियस। किसी तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है, सीरियस। अगला है, हेली धूमकेतु, हेली कोमेट्स कब दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2061 में। हेली धूमकेतु यह 2061 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष के बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार यह वर्ष 1986 में और फिर से वर्ष 2061 में दिखाई देगा। डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है और इस तारामंडल को द हंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरियन। क्या है इसका सही जवाब? ओरियन। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है और इस तारामंडल को शिकारी या द हंटर के नाम से जाना जाता है। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। सर्द शामों में इसे उत्तरी गोलार्ध में तथा गर्मी की रातों में इसे दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जानते हैं। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओरियन विश्व भर में देखने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। अगला है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तारामंडल। तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहा जाता है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था।
आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है जिन समूहों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सहमति प्राप्त हो। तारामंडल के नाम उनकी आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं जिनके समान इन तारा समूहों की रचना होती है। प्रमुख तारामंडल हैं सप्तऋषि, मृगशीर्ष, धनु, ध्रुव मत्स्य और सिग्नस। तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तारामंडल। तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है वो कहलाता है तारामंडल। मिल्की वे क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आकाश गंगा। मिल्की वे क्या है? एक आकाश गंगा है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? सही जवाब है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ये तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यह पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 88 तारामंडलों को नाम दिया जा चुका है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह जो हमें एक ही तल में स्थित दिखते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल हैं जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। हम बात कर रहे हैं तारे की। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तथा हीलियम की मात्रा 30 से 10% होती है। 10 से 30 लिखना चाहिए था। आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेग्युलर्स। ये आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकारों में से एक नहीं है। बाकी एलिप्टिकल्स, स्पाइरल्स और इरेग्युलर्स ये ठीक हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स और इरेग्युलर्स आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार हैं जबकि रेग्युलर्स आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकारों में से नहीं है। अगला है ग्रेट बियर। नाम है ये किसका है ग्रेट बियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैलेक्सी तारामंडल का ग्रेट बियर नाम है। ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है। इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं जो उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखता है। इसे फाल्गुन चैत्र महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होते हैं। अगला है हब्बल का नियम डैश से संबंधित है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खगोलीय से। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? खगोल की। हब्बल का नियम
हब्बल का नियम खगोलकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होगा। इससे हब्बल का नियम भी कहते हैं। हब्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 15 × 10⁹ वर्ष आंकी गई है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है, बचा हुआ हिस्सा शेष तत्व हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरियस ए। ये रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा है। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस ए है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से 2 गुनी द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंश एवं अवशेष को टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। बाकी तारा, ग्रह और ग्रहिका इनको टूटा हुआ तारा कह सकते हैं। अंतरिक्ष में घूमते हुए गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में जाकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही भ्रमवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है। तारों का मुख्य संघटक हाइड्रोजन व हीलियम है। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र और आदि। अगला पूछ रहा है इसमें से भिन्न को बताना है, मतलब इनमें से कोई 3 होंगे जो एक जैसे होंगे और एक होगा जो डिफरेंट होगा, बताइए वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लुब्धक। बाकी नेपच्यून, मंगल, शनि ये सभी क्या हैं? ये सभी ग्रह हैं। लुब्धक यानी इसको अंग्रेजी में सीरियस कहते हैं, सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। साइरस ए सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह महास्वान तारामंडल में स्थित है तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नेब्यूला। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को नेब्यूला कहते हैं। नेब्यूला, इसे निहारिका के नाम से भी जाना जाता है, अंतरतारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित हों। यह एक ब्रह्मांड नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। अगला है एंड्रोमेडा क्या है? तो यह एक मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा को एंड्रोमेडा कहते हैं। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी 2 छोटी उपग्रह आकाशगंगा हैं जिन्हें M32 और M110 के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से
कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजी गई गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 4। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई है। बृहस्पति के उपग्रह इस प्रकार हैं: गैनीमीड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो तथा सभी उपग्रहों में गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घुमावदार। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को घुमावदार दर्शाते हैं? मिल्की वे या दुग्ध मेखला आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे में स्थित है। वैज्ञानिकों ने दुग्ध मेखला को सर्पिलाकार आकृति से दर्शाया है। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्सा मेजर को। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ने वाले ग्रेट बियर नक्षत्र को उर्सा मेजर नक्षत्र भी कहा जाता है। इसे सप्तऋषि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह 7 तारों का समूह है जो चौकोर और तिरछी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तारों को यह समूह सामान्यतः फाल्गुन चैत्र माह में दिखाई पड़ता है। कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा ग्रह जो आकाश में विद्यमान हैं खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र पृथ्वी पर उपस्थित जल का एक विशाल स्रोत है, इसलिए समुद्र एक खगोलीय पिंड नहीं है। खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है। कौन सा है इनमें से? ये है स्टार, तारा, ऑप्शन डी। रात्रि के समय स्वयं के प्रकाश से चमकने वाला खगोलीय पिंड तारा है, जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, चंद्रमा, सूर्य जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर चमकते हैं। उनके पास स्वयं का कोई प्रकाश विद्यमान नहीं है। शब्द कोमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी। शब्द कोमेट प्राचीन शब्द यूनानी से आया है जिसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा। कोमेट शब्द यूनानी भाषा से आया है जिसका तात्पर्य लंबी पूंछ वाले तारे से है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने किसी न किसी एग्जाम में अब तक पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर से। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली पुनः इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरके बांध से निकलती है और यह पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है।
उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? उसे कहा जाता है कक्षा। सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम सौरमंडल। सौरमंडल किसको? सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों तथा अन्य धूल मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। 24 अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन के समापन के दिन यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो अब सौरमंडल का ग्रह नहीं है तथा सौरमंडल में अब केवल 8 ही ग्रह हैं। कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रह। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं, सेरेस, प्लूटो और एरेस। सौरमंडल के 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल के 4 बाह्य ग्रह हैं, कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। कोपरनिकस ने 1530 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आप बताइए इसका क्या सही जवाब होगा? इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, ये तो सही है क्योंकि ये 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। अब ये क्वेश्चंस कब आया था उसके हिसाब से आप बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखिए रेलवे ने भी इसका आंसर नहीं दे रखा है, आप बताइए आपके हिसाब से क्या हो सकता है। सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो सौरमंडल लगभग कितना? 4.6 वर्ष पुराना है। और यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही हो जाना चाहिए ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है और यहाँ पर 2.3, और बाकी तो ये ठीक ही है। बुध सबसे निकट है। सौरमंडल बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति के उस टाइम पर थे। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। सौरमंडल में बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, दो ऑप्शन इसने दे रखे हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों ही शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, इस वजह से आंसर नहीं दे रखा है। सौरमंडल में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। 2019 में शनि के कुछ नए उपग्रहों की खोज हुई थी, जिससे शनि के उपग्रहों की संख्या 82 हो गई, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। लेकिन ये तो क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। हाँ, तो ठीक है, तो उस हिसाब से सी वाला सही होना चाहिए फिर। और
पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सौरमंडल में मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी, सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? बताइए इसमें से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव तारा हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। बाकी यूरोप, सूर्य और चंद्रमा ये हैं। हमारे सौरमंडल का प्रधान तारा सूर्य है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, अनेक उपग्रह हैं। चंद्रमा एवं यूरोपा, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड सम्मिलित हैं। ध्रुव तारा आसमान में उत्तर की ओर दिखने वाला अत्यधिक चमकीला तारा है जो पृथ्वी से 390 प्रकाश वर्ष दूर है। चंद्रमा, पृथ्वी एवं यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाकार। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार एलिप्टिकल यानी अंडाकार होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होना, ध्रुवों पर 6 माह के दिन और रात होना, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण होना, दिन व रात का छोटा बड़ा होना। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। सौरमंडल का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगला है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? बताइए कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है? हम बात कर रहे हैं हमारे सौरमंडल की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाशगंगा। आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल यानी स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई वक्र भुजाएं हैं। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे सन से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछ रखे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। देश में भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। हिंदुकुश उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग से मध्य अफगानिस्तान तक विस्तृत एक 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों से मुक्त होने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत ये है नाभिकीय संलयन। इन खगोलीय पिंडों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलित होकर हीलियम गैस का निर्माण करते हैं। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोना। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं, यानी सूर्य किरीट
कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम भाग है। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मिनट और 20 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोस्फीयर। सूर्य की चमकती सतह फोटोस्फीयर कहलाती है। सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे का बाहरी आवरण होता है तथा सूर्य के संदर्भ में इसका प्रकाश मंडल का ताप 5500 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है जो ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% उपस्थित होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोट कहलाता है जिसका ताप 1.5 × 10⁻70 होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने होता है। तो ये 32 सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.8 × 10⁻11 मेगावाट। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 × 10⁻11 मेगावाट है। सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल के अन्य ग्रह घूमते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सौर प्रज्वाल। सौर प्रज्वाल। कभी कभी फोटोस्फीयर से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर प्रज्वाल या सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश यानी अरोरा लाइट्स उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर क्रम से अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें सौर कलंक कहते हैं यानी सन स्पॉट्स।
सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। सूर्य और धरती के बीच की औसतन दूरी 14 करोड़ 96 लाख या फिर 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर तथा पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, तब होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए ढक जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से दिखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखें तो इस व्यवस्था को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य ग्रहण। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे मरकरी से रिलेटेड, यानी बुध से। वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र और बुध का एक भी चंद्रमा नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में एक प्राकृतिक उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो किसी ग्रह या अपने से बड़े किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करते हैं जो मानव निर्मित नहीं होते। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, परंतु प्रसन्नानुसार बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, तथा दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो शनि ग्रह का उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव पर्वत श्रृंखला। महादेव पर्वत श्रृंखला ये हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। बाकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल ये सभी हिमालय पर्वतमाला के भाग हैं। काराकोरम, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। इन नदियों का भारत के उत्तरी मैदानों किस प्रमुख नदी तंत्र द्वारा? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। यह मैदानी क्षेत्र लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मैदानी क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 150 मीटर है। इसका औसत ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है।
यह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम तथा पश्चिम बंगाल में है। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? यह कहलाता है भाबर। उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है यह भाबर कहलाता है। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जहां प्राचीन जलोढ़ मृदा मौजूद है उसे भांगर कहा जाता है, अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का वह उच्च मैदानी भाग जिसका निर्माण पुरानी जलोढ़ से हुआ है उसे भांगर या बांगर कहा जाता है। उत्तरी मैदान भारत का मैदानी भाग उल्लेखनीय रूप से सिंधु एवं गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ अवसादों से निर्मित है, जिसका विस्तार 3000 किलोमीटर से भी अधिक है और लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक फैला है। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल निम्नलिखित में से किस अम्ल से बने हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। शुक्र ग्रह के चारों ओर सफेद और पीले रंग के बादलों का एक घना वातावरण है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। इन बादलों में सल्फर ही पीलापन उत्पन्न करता है, जबकि संपूर्ण बादलों का 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। शेष 3.5 से 4% नाइट्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यहाँ तापमान भी अत्यधिक होता है। यहाँ सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है, यह शुक्र की बात कर रहे हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये बुध ग्रह है। बुध सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है जो लगभग 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में 88 दिनों में पूरी कर लेता है। इसका क्रोड लोहे का बना है तथा अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे वेनिस से। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। वीनस, तो बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पैंजिया। पैंजिया उस विशाल एकल भूखंड का नाम है जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया नाम दिया जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी तथा विशाल महासागर को पैंथालिसा कहा जाता है। कहा इसका अर्थ है जल ही जल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है तथा यह अन्य ग्रहों के विपरीत क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। शुक्र ग्रह को अर्थस ट्वेन के नाम से जाना जाता है
क्योंकि इसका आकार, घनत्व एवं व्यास पृथ्वी के समान ही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को पार्थिव ग्रह तथा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शुक्र। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है और इसी ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है और यह सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है। पहला कौन सा है? बुध। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र के। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर, देखिए दो ग्रह हैं, एक शुक्र हो गया, एक अरुण, इनको छोड़कर सभी शेष ग्रह कितने बचे? 6। ये वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में, सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वीनस, यानी इसी को शुक्र कहते हैं। ठीक है, वीनस या शुक्र पृथ्वी के आकार के समान है। इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह, क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, ऑप्शन सी शुक्र। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर शुक्र रखा गया। चंद्रमा के बाद यह रात्रि में सबसे चमकीला पिंड है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% के लगभग सबसे अधिक है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सबसे उष्ण ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा शुक्र। सौर मंडल का अत्यंत उष्ण ग्रह कौन सा है? बताइए इसमें से अत्यंत उष्ण ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वही शुक्र। शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर गैस कौन सी शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष नाइट्रोजन, जल वाष्प तथा अन्य तत्व मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन अब जो हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे अर्थ से रिलेटेड। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। और देखिए कितना क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता बल्कि द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 67,000 मील प्रति घंटा की चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी आकार में
पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है तथा अपनी खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चपटा एवं गोल। पृथ्वी का आकार चपटा एवं गोल है, अर्थात पृथ्वी की आकृति अंडाकार है जो भौगोलिक अक्ष पर चिपटी हुई और भूमध्य रेखा के आसपास उभरी हुई प्रतीत होती है। इसका विषुवतीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1। धरती का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है तथा सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। पृथ्वी पर उपस्थित ऊर्जाओं में से अधिकतर का संबंध सीधे या परोक्ष रूप से सूर्य से होता है, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित सभी ऊर्जाओं के लिए सूर्य एक प्रमुख कारक है। अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21%। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें ठोस तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.002%, हीलियम 0.00005%, हाइड्रोजन 0.00005 आदि गैसों का स्थान आता है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 0। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य 0 के बराबर हो जाएगा। पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद किसी पिंड के द्वारा किया गया कुल कार्य 0 होता है। अतः पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य 0 के बराबर होगा। चंद्रमा का परिक्रमण पथ पृथ्वी के समान दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रह। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये कुछ इस तरह हैं। पहले नंबर पर बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला है कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी। नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका है और सौरमंडल से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की जमीनी स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीपीएस तकनीकी इस्तेमाल पहली बार 1960 के दशक के मध्य में अमेरिका की सेना द्वारा किया गया था। जीपीएस उपग्रह 7000 मील प्रति घंटे या 11200 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यंत तेज गति से हर 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य के द्वारा। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी पर समुद्रों, नदियों, झीलों इत्यादि का जल सूर्य की ऊष्मा से बाष्पीकृत होता रहता है और वायुमंडल में बादलों का रूप धारण कर लेता है। अनुकूल परिस्थितियों में यही बादल भूमि पर वर्षा करते हैं। वर्षा के बाद यह जल नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों में चला जाता है। इस प्रकार सूर्य द्वारा जल का पुनः बाष्पीकरण होता है और जल चक्र की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे मंगल यानी मार्स से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। फीबोस और डीमोस नामक इसके दो उपग्रह हैं। कौन? फीबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक ग्रह हैं? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 हैं। मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है इसको। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण वहाँ की मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मून्स है। अगला है, कुछ ग्रहों के उपनाम हैं, उनमें से एक लाल ग्रह, एक कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन होंगे जुपिटर से रिलेटेड। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति का। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अन्य महत्वपूर्ण उपग्रहों में हिमालय, यूरोपा, आयो, लो, कैलिस्टो, पासिफे आदि प्रमुख हैं। गैनीमीड एवं यूरोपा उपग्रह पर जल वाष्प के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जुपिटर का चंद्रमा इनमें से कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गैनीमीड। एक सेकेंड, गैनीमीड बृहस्पति का चंद्र, माफ कीजिए, इसने पूछा है नहीं है, ठीक है, इसने बोला है बृहस्पति यानी जुपिटर का चंद्रमा नहीं है, तो नहीं है तो सही जवाब हो जाएगा टाइटन, क्योंकि ये शनि का होता है, तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी देखिए बृहस्पति के आयो, यूरोपा, गैनीमेड ये सभी इसके चंद्रमा होते हैं। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। ग्रेट रेड स्पॉट उच्च दाब का एक सतत क्षेत्र है जो बृहस्पति ग्रह पर एक विषमता वाले तूफान को उत्पन्न करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। ये नारंगी रंग का है और इस पर सफेद धारियां हैं।
बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवा और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों के बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से आगे हम कल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसमें यूरेनस, नेपच्यूनो, प्लूटो और यहाँ से वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।